हेलो दोस्तों। तो आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। तो ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इसको पढ़ाने के बाद केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। और फिर अगर आपको केमिस्ट्री के ऊपर फुल केमिस्ट्री टेस्ट की एक वीडियो आएगी ज़रूर, जब मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। हर एक सब्जेक्ट की फुल बायो टेस्ट, फुल फिजिक्स टेस्ट आएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप पूरा केमिस्ट्री रिवाइज कर लो। अब ये आखिरी चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के मैं शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसको फेस करके हम वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसके अंदर एटम बताया गया था कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, उसको हम बोलते हैं एटम। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हमारे डेल्टन बाबा ने कहा, ऐसे मान लो कि मैं एक एटम हूँ, ठीक है। तो मैंने जाके पूछा कि डेल्टन बाबा मैं कैसा हूँ, तो उन्होंने बोला तुम एक इंडिविजिबल हो, तुम डिवाइड नहीं हो सकते और बहुत स्मॉल हो। पर बाद में जाके पता चला कि वो डिवाइड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा मैंने जाके पूछा जे जे थॉमसन। फिर जे जे थॉमसन भैया ने कहा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन फाइंड किया मेरे अंदर, कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर उन्होंने ये रेस पास कराई और यहाँ पर रखी थी जिंक सल्फाइड एक प्लेट, जिससे ये रेस टकराई तो वो शाइन हुई। ये शाइन जब ही होती है, चमकती जब ही है, जब कोई नेगेटिव पार्टिकल उससे टकराता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में 3 कंडीशन थी। वैक्यूम ट्यूब थी, हाई वोल्टेज का वो था, रेस पास कराई थी, लो प्रेशर रखा था। ठीक है। अब अब अगला है हमारा ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन भाई साहब से मैंने पूछा मैं कैसा हूँ, तो उन्होंने मेरे को और तोड़ा। ठीक है, तोड़ने के लिए क्या किया, उन्होंने एनोड रे से एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके अंदर हमें डिटेल में नहीं बताया गया। उससे हमने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जो उन्होंने किया और फाइंड किया कि मेरे अंदर एक प्रोटॉन भी है जो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। फिर आया हमारे जे चैडविक। उन्होंने फाइंड किया मेरे अंदर न्यूट्रॉन भी है। उन्होंने भी न्यूट्रॉन फाइंड किया कि मेरे अंदर एक न्यूट्रॉन है। ठीक है। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है ऑलमोस्ट। और हमारा एनोड का प्रोटॉन का मास हमारा 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नियरली सेम मास होता है। अब हमारे आए जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसके अंदर मॉडल किया। ठीक है, उनका मॉडल था ये। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने किया कि एटम एक वाटरमेलन की तरह होता है। जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी जो था वो प्रोटॉन होता है। तो उन्होंने बताया कि और एक और बताया था कि पुडिंग वाला, जिसके अंदर हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी बची पुडिंग हमारा प्रोटॉन होता है। अगला है हमारा रूथफोर्ड मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, एक पेपर में ज़रूर आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, 90% श्योर हूँ मैं। रेदरफोर्ड ने सबसे पहले पास कराई अल्फा रेस गोल्ड की शीट से। तो उन्होंने गोल्ड क्यों चुना, क्योंकि वो अच्छे सबसे ज़्यादा मेलिएबल होती है और उसको बीट करने पे वो 1 किलोमीटर तक खिंच भी सकती है। तो उन्होंने गोल्ड चूज़ किया और अल्फा रेज पास करे। अल्फा रेज होती है हीलियम का 2+ चार्ज, वो अल्फा रेज होती है। और अगर आपको ये ना समझ आए तो आप कर सकते हैं कि वो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो उन्होंने पास करा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर रेज तो पास हो गई। ठीक है, ज़्यादातर रेज पास हो गई और कुछ डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और सरप्राइजिंगली एक जो है 12,000 पार्टिकल्स में से एक रीबाउंड हो गई, मतलब एकदम ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो फिर उन्होंने क्या एकदम कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन नहीं मतलब उन्होंने निकाला कि एटम के अंदर सबसे मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली होती है, क्योंकि ज़्यादातर रेस पास हो गई थी और कुछ
कुछ जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए थे, तो ये एक इंडिकेट करता है कि कुछ एक एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज चीज़ है जो उसको डिफ्लेक्ट कर रही है, और कुछ तो रिबाउंड हो गए थे 180 डिग्री पे। तो उसका मतलब कुछ ऐसा है कि प्रोटॉन और उसके अलावा भी एक चीज़ है जो उसको डिफ्लेक्ट कर रही है। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, रिबाउंड कर रही है, तो उसको कंक्लूजन क्या निकला कि उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन हमारा उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम। एटम के कंपैरिजन में साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत वो था, छोटा। पर इसका ना एक ड्रॉबैक निकला, इसका थ्योरी का एक ड्रॉबैक निकला। वहाँ पर ना कंपटीशन करने में बड़ा मज़ा आता था ओल्ड साइंटिस्ट को। तो उसने ड्रॉबैक निकाला कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू इनसाइड द एटम। उन्होंने कहा कि जो एक डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट है उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर वो ऐसे ही रिवॉल्व करते रहेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे या तो उससे कोलाइड कर जाएंगे न्यूक्लियस से। ठीक है, एक सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट होता है जो वो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए। और ये है बोर्स का मॉडल, जिसके अंदर उसने बताया कि एटम के अंदर 4 शेल होते हैं, KLMN, और बीच में न्यूक्लियस। तो ये है बोर्स का मॉडल, ये रुथफोर्ड का मॉडल। तो रुथफोर्ड वाला का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में। इनका इनके अंदर कितना कितना आ सकता है, के अंदर आ सकते हैं 2, L के अंदर 8, M के अंदर 8 और N के अंदर 18, KLMN। ठीक है, और वैसे तो रियल ये होता है कि 2 × 1 2, मतलब इसको हम एक फॉर्मूला होता है हमारा, 2n² के हिसाब से हम निकालते हैं। तो k का 1, 2 × 1² हो गया 2, 2 × 2² क्योंकि वो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। पर हम इस क्लास में ये वाले पढ़ेंगे कि k के अंदर 2, इसके अंदर 8, 8 और 18, क्योंकि हमें अभी इतना ही पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, और ये डॉट स्ट्रक्चर है, ये भी बनाना सिखाता हूँ। डॉट स्ट्रक्चर उसके एटॉमिक नंबर के उससे बनता है। तो हम इसके अंदर होते हैं हमारे 4 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो हम इसको तोड़ेंगे, KLMN। के अंदर हमारे 2 की कैपेसिटी है, L के अंदर हमारी 8 की है, तो यहाँ 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, के शेल में 2 कर देंगे, और ये इक्वल डिस्टेंस पे करना है वरना हमारे मार्क्स कट जाएंगे। और हम L के अंदर कर देंगे 2। तो ऐसे करना है। वैसे तो मैंने काफ़ी बुरा बनाया, आप अच्छे से बना के आना एग्जाम में क्लियरली। ठीक है, अब ये हमारे हैं 1 to 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर। ये हमें 1 to 20 एलिमेंट याद करने होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गन, और हमें 18 तक बोल दिया गया है। पोटेशियम, कैल्शियम भी हमें याद करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी तो मैंने बताया था कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ये हमारी वैलेंसी का कुछ देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, और ये पूरा एक पैराग्राफ है जिसको आपको रीड कर लेना है वैलेंसी के ऊपर। MCQ इधर से भी बन सकते हैं क्योंकि आपको डिटेल में रीड करना होगा। तो अब अगला है हमारा टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमारा ये होता है, ये जो इस ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर हमारा एटॉमिक नंबर दिया गया है। हाइड्रोजन 1 पे तो 1, हीलियम 2 पे, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मास नंबर हमारा उसका मास होता है। तो मास नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मास नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, A = Z - N। और हमारा एटॉमिक नंबर डिनोट होता है Z से और मास नंबर A से। ये उल्टा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर आप याद रखना। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, और एटॉमिक नंबर के इक्वल ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ओ सॉरी, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन का निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा N = A - Z। एटॉमिक नंबर मास नंबर माइनस कर देंगे। आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप के और आइसोबार्स के हम ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले आइसोटॉप जो होता है उसका हमारा
इसके अंदर हमारा मास नंबर डिफरेंट होता है पर एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे कि आइसोटॉप मतलब टॉप मतलब ऊपर वाला अलग होगा और नीचे वाला सेम, लाइक दिस कि ये है हमारा कार्बन, उसका यहाँ पर मास नंबर 12 है और ये 6 है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे मास नंबर 14 है और एटॉमिक नंबर 6 है। और ये है क्लोरीन, क्लोरीन का हमारा ये एक एग्जाम्पल हो गई। ये दोनों एग्जाम्पल है हमारे आइसोटॉप के। टॉप वाला चेंज हो जाता है। तो आइसोटॉप आपको समझ आ गया। आइसो बार भी वही होता है, बार मतलब बी का मतलब बेस। तो हमारा बेस वाला मतलब एटॉमिक नंबर अलग होगा, मास नंबर सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ओ सॉरी, मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर अलग होगा, गलत बोल दिया था, सॉरी। एरग हम लेते हैं कैल्शियम एग्जाम्पल के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, ठीक है, और मास नंबर 40 होता है। पर दूसरा एक और होता है, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 18 होता है। तो डिफरेंट हो गया। और ये एप्लीकेशन ऑफ, ये भी पेपर में आ सकती है, ये तो मेरे को शायद 100% श्योर है, जहाँ तक रिसर्च करी है कि ये पेपर में आएगा। क्या होगा, एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज टू फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो आइसोटॉप यूरेनियम का होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बॉम्ब वगैरह बनाने में यूज़ होता है। आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ होता है। आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट ये तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एमसीक्यू है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और ये है एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज़ यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। और आइसोटॉप ऑफ आयोडीन वैसे हमने पढ़ा भी है 6th क्लास में कि आयोडीन हमारा गोइटर ठीक करता है, तो वो आइसोटॉप ऑफ आयोडीन होता है जो गोइटर ठीक करता है। तो ये बैक एक्सरसाइज के आपको आंसर शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के आंसर, जो आपका अगर कॉपी का वर्क पूरा ना हो, और ये वैसे आपको याद भी करना चाहिए एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के आंसर। ये आप रोक रोक के देख सकते हैं, मैं आपको पूरा स्टिल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये भी देख लो, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। पॉज कर करके आप देख लेना। ये तो बड़ा। और ये 19th क्वेश्चन का आंसर लास्ट, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। ऑलमोस्ट 11 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया था। और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा केमिस्ट्री खत्म। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बाय गाइस। एंड इस वीडियो के ऊपर 20 लाइक तो आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं ना, क्यों नहीं आ सकते। जो अभी तक नहीं हुआ वो आप करके दिखाओ आप, ठीक है। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगला हमारा बायो शुरू होगा।